Hello TYPSC. So finally, after a long break, we are going to resume back to our subject and syllabus. So we will start the second semester from today onwards, and I hope you all are doing well. So a warm welcome to the first lecture of second semester. So without wasting any further time, let's just start. So in this subject, immunology second, you have the around 7 chapters. So we will just take a quick review about the syllabus. We will see which chapters are there, which points are included in the chapter, and also we will see what things, what new things you are going to see in this semester. Okay, so let's start. So the first chapter you have is the major histocompatibility complex. अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेमेस्टर में हमने ये नाम बहुत बार सुना है, MHC1, MHC2 मॉलिक्यूल्स, देन दे आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स. ओके, तो आपको याद होगा कि वो एंटीजन जो है प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स और टू अनदर इम्यूनो सेल्स. ओके, तो ये जो MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो जीन्स से बनते हैं या जिन जीन्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेल, दे आर द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ये ऐसे जीन्स होते हैं या ऐसा लोकस होता है ऑन द वर्टिब्रेट्स कि जिन पे इंटर रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोटीन्स के लिए इनकोड करते हैं जो प्रोटीन्स सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे वर्टिब्रेट्स के. ओके, और वो क्या काम करेंगे, पर्टिकुलरली जो है इम्यून एडाप्टिव सिस्टम में काम करेंगे, जो इम्यून सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करने का काम करेंगे. ओके, तो ये जो MHC मॉलिक्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैन में हो या माउस में हो. तो माउस को, हाँ माउस तो आपको पता है कि उस उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. सो माउस में एंड मैन में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, सो वी आर गोइंग टू सी. देन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, पर्टिकुलरली क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल्स. अगर आपको याद होगा तो MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो टाइप के जो इम्यून सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, दैट दे आर द MHC1 एंड MHC2 मॉलिक्यूल्स. ओके, उसमें से जो MHC1 मॉलिक्यूल होता है, दे आर द वन जो एंडोजीनियस एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं, एंड जो MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. एक बेसिक डिफरेंस है इन द MHC1 एंड MHC2. डिटेल जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी. देन मॉर्फिज्म ऑफ द MHC मॉलिक्यूल्स वी आर गोइंग टू सी. तो MHC मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमिनॉन दिखाते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि डिफरेंट फॉर्म्स में वो प्रेजेंट रहते हैं MHC मॉलिक्यूल्स. तो जैसे MHC1 हुआ, MHC2 हुआ, वैसे और भी टाइप्स के MHC मॉलिक्यूल रहते हैं. तो वो क्या, वो फिनोमिनॉन है कि कैसे वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी. देन उसके अलावा जो है MHC एंटीजन टाइपिंग जो है हम स्टडी करने वाले. MHC एंटीजन टाइपिंग मतलब क्या, अगर आपको याद होगा तो हमने ट्रांसप्लांटेशन चैप्टर लास्ट सेमेस्टर में जब स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली रोल प्ले करते हैं. जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है या फिर जो ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं उसमें जो ऑर्गन का रिजेक्शन होता है वो पर्टिकुलरली MHC की वजह से होता है. अब इनका नाम क्या है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. इनका जब इन्वेंशन हुआ था तब इनका रोल इतना कुछ डिटेल में समझ नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं उनका रोल ये भी है कि वो कंपैटिबिलिटी में काम आते हैं. दैट मीन्स कि अगर ऑर्गन्स का डोनेशन करना है तो वो अगर MHC मॉलिक्यूल्स में कंपैटिबिलिटी हो या सिमिलरिटी हो तभी डोनेशन किया जाता है, क्योंकि वो रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज करता है. तो एक आइडियल डोनर ढूंढने के लिए MHC का टाइपिंग किया जाता है. ओके, कि दोनों इंडिविजुअल लाइक एक्सेप्टर में और डोनर में जो है टाइपिंग किया जाता है उनका, और देखा जाता है कि उनमें MHC जीन्स कितने लाइक लेवल पे सिमिलर है. तो वो करने के लिए टॉक्सिसिटी और द मिक्स्ड लिम्फोसाइट रिएक्शन, ये दो जो वी कैन से प्रोसेसेस है वो की जाती है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे किया जाता है. ये जो टाइपिंग होता है उसको टिश्यू टाइपिंग भी बोलते हैं. तो ये कैसे किया जाता है वी आर गोइंग टू सी. देन द सेकंड चैप्टर हियर इज द साइटोकाइंस. नाउ साइटोकाइंस अगर आपको पता होगा तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीनियशियस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, या फिर कुछ पेप्टाइड्स भी होते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. उन
उनका काम क्या होता है कि जनरली वो सिग्नलिंग इम्यूनो सेल्स को या इम्यून सेल्स को सिग्नलिंग का काम करते। अ, मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को अगर एंटीजन बाइंड हुआ है तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेंगे कि साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे। साइटोकाइन सिक्रीट करने के बाद ही बाकी इम्यून सेल्स अलर्ट हो जाएंगे, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये सब काम जो है वो साइटोकाइंस करते हैं। उनका टाइप्स उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम देखेंगे। कुछ टाइप्स ऐसे भी होते हैं लाइक ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन वगैरह। लाइक ऑटोक्राइन मतलब क्या कि वो जो सेल उसको सिक्रीट करता है उसी सेल को वो साइटोकाइंस बाइंड होते हैं। मतलब दूर जाके दूसरे सेल्स को बाइंड नहीं होंगे, तो वो उसी सेल को बाइंड होंगे। दे आर द ऑटोक्राइन। वैसे ही एंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे उनके जनरल कैरेक्टर्स कि उनका फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे होते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ऐसे कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देखने वाले हैं। देन उनका रोल क्या है इन द इम्यून एक्टिवेशन, मतलब क्या कि इम्यून सिस्टम में वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो उनका फंक्शन क्या है, इम्यून एक्टिवेशन, मतलब क्या वो दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का या सिग्नलिंग करने का काम करते हैं। तो उसमें से पर्टिकुलरली इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो अगर आपको याद होगा तो हेमेटोपोएसिस में भी साइटोकाइंस का रोल था। तो ऐसे जो साइटोकाइंस होते हैं उनका रोल क्या है, और पर्टिकुलरली इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये जो 3 साइटोकाइंस है इनका रोल क्या है इन द इम्यून एक्टिवेशन, वी आर गोइंग टू स्टडी। देन थर्ड जो चैप्टर है जो बहुत थोड़ा बड़ा भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है इन द इम्यूनोलॉजी। ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के बाद ही एंटीजन जो है वो एक्चुअल में किल होता है या रिमूव होता है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है उसके बिहाइंड क्या क्या प्रिंसिपल्स है या किन चीज़ों के बेसिस पे वो होता है। तो अविडिटी हो या अफिनिटी हो, मतलब बाइंडिंग फोर्स हो वगैरह, ये सब फिनोमिनॉन। इसके अलावा रेशियो ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, देन लैटिस हाइपोथेसिस इज देयर, वन मोर थिंग, देन द टू स्टेज थ्योरी इज देयर, देन देयर इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब कैसे कितनी देर तक वो बाइंड रहते हैं या किस रेट पे वो बाइंड होते हैं। वी आर गोइंग टू सी these all things in the principles of interactions. okay, then visualization करना है हमें ये interaction जो एंटीजन एंटीबॉडी का interaction होता है उसको विजुअलाइज कैसे करा जा सकता है, वी आर गोइंग टू सी। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है विजुअलाइजेशन, जनरली ये डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसीज़ पर्सन को हुआ है कि नहीं, या फिर किसी को डिसीज़ हुआ है तो वो डायग्नोस करना है या कंफर्म हमें करना है, तो वी कैन डू दिस विजुअलाइजेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सो दैट कि हमें अश्योरेंस मिले कि हाँ डिसीज़ हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो या अग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो, तो प्रेसिपिटेशन में हम देखेंगे इन फ्लूइड एंड इन जेल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या किसी स्पेसिफिक पीएच पे या व्हाटएवर, तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे प्रेसिपिटेशन फिनोमिनॉन वो दिखाते हैं। ओके, तो ये जो रिएक्शन है उसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं लैब लेवल पे, और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान को या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो डिसीज़ है कि नहीं। तो उसके लिए हम इन फ्लूइड एंड इन जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे कि उसमें भी प्रो जोन एंड पोस्ट जोन वगैरह उसको कुछ कंसेप्ट्स होती है जो हम डिटेल में देखेंगे। देन अग्लूटिनेशन रिएक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं। अग्लूटिनेशन रिएक्शन अगर सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पता होगा तो ब्लड ग्रुपिंग में ये फिनोमिनॉन बहुत काम आता है। तो ये जो हेम अग्लूटिनेशन है, जो ब्लड ग्रुपिंग फिनोमिनॉन है, तो ये भी हम स्टडी करने वाले। देन बैक्टीरियल अग्लूटिनेशन भी हम स्टडी करने वाले हैं। देन अलॉन्ग विद दैट पैसिव अग्लूटिनेशन एंड अग्लूटिनेशन इनहिबिशन, जो जनरली प्रेगनेंसी डिटेक्शन में ये अग्लूटिनेशन इनहिबिशन जो है वो यूज़ किया जाता है, वी आर गोइंग टू स्टडी। देन इसके अलावा
इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स हम देखने वाले हैं कि फ्लोरोसेंस, आपको याद होगा फ्लोरोसेंस मतलब क्या, कि एक वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करके दूसरे वेवलेंथ को इमिट करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर द फ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस। तो वो जो फ्लोरोसेंस है उसको अगर हम लाइक इम्यूनोलॉजी में अप्लाई करें, देन इट इज़ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ओके, तो ऐसी भी कुछ टेक्निक्स है जिसमें हम फ्लोरोसेंस का यूज़ करेंगे, तो दे आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स। तो उसमें से जो एक हम बहुत लाइक स्टडी करने वाले FACS। ओके, तो वो जो टेक्निक है FACS, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ थी इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक। ओके, देन अलॉन्ग विद दैट जो इम्पॉर्टेंट थिंग हम देखने वाले हैं एलाइजा। ओके, लाइक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ओके, जो हम देखने वाले जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन का बहुत यूज़ करके हम डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। बायोटिन अविडिन सिस्टम जो प्रोटीन का सिस्टम है, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। देन रेडियो इम्यूनो ऐसे हम देखने वाले हैं जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। अलॉन्ग विद दैट जर्न्स हिमोलाइटिक प्लाक एसे का अगर आपने बैक्टीरियोफाज का प्रैक्टिकल किया होगा तो प्लाक ऐसे आपको पता होगा, तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं, दैट इज़ अ जर्न हेमोलाइटिक प्लाक ऐसे। हेमोलाइटिक है मतलब क्या, ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, तो वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। एली स्पॉट ऐसे हम देखने वाले हैं, अगेन इट इज़ जो एली स्पॉट ऐसे है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट स्पॉट। ओके, तो इस ऐसे में हम जो है साइटोकाइंस का डिटेक्शन पर्टिकुलरली करते हैं। ओके, तो स्पॉट फॉर्म में जो है रिजल्ट आता है, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज द एली स्पॉट ऐसे। ओके, देन इम्यूनो हेमेटोलॉजी, ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। अगर नाम ही हेमेटोलॉजी है तो ब्लड या ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, इस सब चीज़ों का इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज़ द सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन्स इन्वॉल्व है। जनरली A, B एंड H एंटीजन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है, वी आर गोइंग टू सी द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन अलॉन्ग विद दैट बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम भी हम देखने वाले हैं। उसके अलावा बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपको पता होगा बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, निग्लिजिबल पॉपुलेशन में ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसमें ना A एंटीजन होता है, ना B होता है, ना H एंटीजन होता है, तो ये बहुत रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। देन अलॉन्ग विद दैट जो ABH एंटीजन्स है उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो इनहेरिट होते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। मतलब जेनेटिक लेवल पे हम देखने वाले हैं ABH एंटीजन्स को। नाउ अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू सी द RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। तो रिसस ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, रिसस सिस्टम। तो जो रिसस सिस्टम होता है, जो AB पॉजिटिव AB निगेटिव हम बोलते हैं, तो ये जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर, अगर रिसस फैक्टर आप में प्रेजेंट है या आप में वो एब्सेंट है, इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द RH सिस्टम। नाउ इसके अलावा हम देखेंगे कि लैबोरेटरी मेथड्स ऑफ ब्लड ग्रुप टाइपिंग। नाउ ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है, जिसमें से पर्टिकुलरली हम कुम्स टेस्ट देखने वाले हैं। तो आपने लैब में भी लाइक किया होगा ये टेस्ट, या नहीं किया है तो आप ज़रूर करेंगे। तो जनरली स्लाइड पे जो हम करते हैं दैट इज़ द कुम्स टेस्ट। ओके, जहाँ पे हम हेम अग्लूटिनेशन फिनोमिनॉन का यूज़ करते हैं। नाउ इसके अलावा हम देखेंगे मेडिको लीगल एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी कि ब्लड ग्रुपिंग का क्या यूज़ होता है। तो जनरली फॉरेंसिक्स में लाइक क्राइम सीन में अगर डिटेक्शन करना हो हमें क्रिमिनल का, तो अगर रैदर वी विल से पैरेंटल में भी लाइक पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है। अगर हमें किसी की पैटर्निटी टेस्टिंग करनी है तो देन ऑल्सो वी यूज़ दिस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, कि कौन किस लाइक क्राइम सीन्स में ये जनरली यूज़ किया जाता है, इन शॉर्ट फॉरेंसिक्स में। नाउ अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि ब्लड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है ब्लड बैंक्स में, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, ये सब चीज़ें वी आर गोइंग टू सी। देन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, जो रिसीवर है, जो ब्लड ग्रुप रिसीव करने वाला है, वो इंडिविजुअल की बॉडी कभी कभी वो ब्लड ग्रुप नहीं एक्सेप्ट या ब्लड को नहीं एक्सेप्ट कर पाती, देन वो कुछ रिएक्शंस दिखाती है, दैट इज़ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो हम डिटेल में देखेंगे
इसके अलावा वी आर गोइंग टू सी द पब्लिक हेल्थ इम्यूनोलॉजी, जो जिसमें हम वैक्सीन्स एंड एंटी सीरम के टाइप्स भी देखने वाले हैं। वैक्सीन आपको पता है कि किसी एंटीजन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में अगर हम दें देन दैट इज़ द वैक्सीनेशन, तो उसके हम टाइप्स देखेंगे। देन अलॉन्ग विद दैट एंटी सीरम, जो जनरली एंटीबॉडीज़ वी कैन से रैदर, तो वो हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स के होते हैं। देन देर इज़ गिवन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स, ओके, मतलब जो वैक्सीनेशन शेड्यूल्स होते हैं लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में, कि कौन से कौन सा वैक्सीन कितनी दिनों में या कितनी बार देना है और किस एज में देना है। दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस पॉइंट। जहाँ पे इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल असाइंड है, कैसे किए जाते हैं प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू स्टडी। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंट्रोडक्शन दिया था ब्रीफ में, कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि हमारी नॉर्मल सिस्टम, इम्यून सिस्टम कभी कभी हमें ही तकलीफ देती है। मतलब नॉर्मली जो रिएक्शंस नॉर्मल होती है, कभी कभी वो कुछ हाइपर रिएक्शंस दे देते हैं, लाइक एलर्जीज हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। दिस इज नथिंग बट द हाइपर सेंसिटिविटी। नाउ हाइपर सेंसिटिविटी में हम इमीडिएट एंड द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देखेंगे, कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि डिलेड मतलब कितने टाइम में वो अराइव होती है या कितने टाइम में वो होती है, इसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है इनटू द इमीडिएट एंड द डिलेड टाइप, ओके। इसके अलावा एक जेल्स एंड कोम्ब साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया है हाइपर सेंसिटिविटी का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ी आइडिया दी थी कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, बट इस टाइम हम डिटेल में देखेंगे, ओके। देन ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, जो जनरली क्या होता है कि कभी कभी हमारी ही इम्यून सिस्टम, हमारे ही जो सेल्स होती है, हमारे ऑर्गन्स होती है, उसको एज एन एंटीजन कंसिडर करते हैं, देन दैट इज़ नथिंग बट द ऑटो इम्यूनिटी। नाउ द ऑटो इम्यूनिटी में हम उसके टाइप्स देखेंगे। देन उनके जो इम्यूनोपैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, मतलब वो कैसे होती है या किस तरीके से होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी। देन द थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, इसमें हम देखेंगे कि इसके बिहाइंड क्या क्या थेरीज है कि ऑटो इम्यूनिटी कैसे होती है। देन पैथोफिजियोलॉजी, दैट इज़ द मैकेनिज्म, मतलब सिम्टम्स कैसे जनरेट होते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। इसके अलावा हम 2 डिसीज़ पर्टिकुलरली स्टडी करने वाले हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी देखने वाले हैं, दैट इज़ द मायस्थेमा ग्रेविस एंड द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो बहुत कॉमन डिसीज़ है, वी आर गोइंग टू स्टडी दोज। ये 2 टाइप के जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है, हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। देन ये ऑटो इम्यूनिटी को ना हो, लाइक ऑटो इम्यून डिसीज़ ना हो, या ये डिसीजेज जो आपको दी गई है, इनमें कौन सी ड्रग्स या इम्यूनोसप्रेशन किया जाता है, क्योंकि क्या होता है हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारी ही दुश्मन बनती है ऑटो इम्यूनिटी में। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक हो जाएगी, जिससे वो अटैक नहीं करेगी हमारे ही सेल्स को या हमारे ही ऑर्गन्स को, पर्टिकुलरली दिस पर्सन हु इज़ फेसिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द डिसीजेस या ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसमें हैं, उन इंडिविजुअल्स को ये ड्रग्स दी जाती है। तो वो कौन सी ड्रग्स होती है, वी आर गोइंग टू सी। देन हाइब्रिडोमा टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इसमें हम देखेंगे कि कौन सी हाइब्रिडोमा, लाइक कभी क्या होता है कि हमें जो एंटी सीरम प्रिपरेशन करना है या एंटीबॉडीज़, पर्टिकुलरली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ओके, जो पर्टिकुलरली एक ही एंटीजन के लिए बनी होती है, उनमें एक ही एंटीजन बाइंड हो सकता है, दैट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है, दैट इज़ नथिंग बट द हाइब्रिडोमा टेक्निक, ओके। तो इसमें हम हाइब्रिडोमा टेक्निक्स देखेंगे। हाइब्रिडोमा, आपको हाइब्रिड पता होगा ना कि कुछ आर्टिफिशियल, ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एप्लीकेशन ये है कि वो जनरली कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीजेस में यूज़ की जाती है। तो ये जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं ना, हाइब्रिडोमा मतलब क्या, द हाइब्रिड सेल्स यूज्ड एज अ लाइक प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, ओके, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करने के लिए एट द लार्ज स्केल, दैट इज़ नोन एज द हाइब्रिडोमा। तो ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है या हाइब्रिड सेल्स है, इनको ग्रो करने के लिए एक हैट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द हाइपोजैंथीन अमाइनोप्टेरिन थाइमिडिन मीडियम, ओके।
ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट हम देखेंगे जब हम स्टडी करेंगे तब. देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कैसे प्रोडक्शन वो लोग करते हैं, कैसे हाइब्रिड सेल्स से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट. देन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे यूज़ की जाती है, फॉर एग्जांपल कैंसर में या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस में कैसे यूज़ की जाती है, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सो दैट्स इट, दिस इज़ अबाउट इट कि हम कौन से चैप्टर्स देखने वाले, कौन से पॉइंट्स देखने वाले. वन बाय वन वी विल स्टडी these chapters and clear our points, okay. And this time we will make sure that we will create like take the doubt clearing sessions on time so that your all doubts would be cleared. So thank you and all the best for your next semester. So from the next lecture we will start the first chapter, that is the major histocompatibility complex. Thank you.